अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है और इसके न्यूमेरिकल लॉन्ग में भी आ सकते हैं आपके पास और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से समझना है। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी आज के टॉपिक में आपको ये निकालना सिखाएंगे, हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे, इसका कंप्लीट न्यूमेरिकल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ इन मैनी स्टेप, जिसके 6 to 7 स्टेप्स हैं, जिसके बाद आप एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फार्मूलाज। ठीक है, देन वी विल प्रोसीड टू द मेन टॉपिक विच इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट के मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एलिमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस 3 एलिमेंट के कितने कितने एटम्स मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिलकर बना रहे हैं, उसको जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप देख सकते हैं द फार्मूला विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है बेसिकली, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज के फार्मूले की बात करते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। नाउ स्टूडेंट दिस फार्मूला शोज, ये फार्मूला क्या शो कर रहे हैं हमें, दिस फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द एलिमेंट्स, दे आर द एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के कितने कितने एटम इस्तेमाल किए जाएंगे कि मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल बने या कंपाउंड बने, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और ग्लूकोज का ये फार्मूला हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम अगेन ऑक्सीजन के हैं। लिहाजा ये फार्मूला हमें शो कर रहा है कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन दैट glucose contain 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and 6 atom of oxygen. Basically it is showing the actual number of atom of each element present in the molecule or a compound, that's why it is known as molecular formula. अब चलते हैं कि इसके अपोजिट एम्पेरिकल फार्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करवाता है, क्या शो करता है। तो आप देखिए, दिस फार्मूला शोज द लीस्ट रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी एक ऐसा फार्मूला जिसमें हर एलिमेंट के एटम्स के दरमियान लीस्ट रेशो शो किया जाता है, यानी सिंपलेस्ट रेशो या लीस्ट रेशो कहें आप, वो शो किया जाता है एटम्स के, एलिमेंट्स के एटम के दरमियान, तो उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एग्जांपल में मैं इसी की एग्जांपल लूँगा और आपको ये बताएंगे स्टूडेंट्स कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो नहीं कर रहा, ये नहीं बता रहा ग्लूकोज में एक कार्बन है, ये बता रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो लीस्ट रेशोज़ में अगर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें उनके एटम्स को, तो वो 1:2:1 में आएंगे। यानी अगर यहाँ पे थे 6:12:6, अगर आप इसको लीस्ट रेशो में लेके आएँ तो 6 times 1, 6 times 2 and 6 times 1, तो आप देखिए स्टूडेंट 1:2:1 के रेशो में आ गए। और हमारे एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर हमेशा लीस्ट रेशो शो किया जाता है। लिहाजा ये डिफरेंस है स्टूडेंट, किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूल फार्मूला किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है। ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल अलग हो, मॉलिक्यूल अलग हो। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम होगा, यानी वो लीस्ट रेशो में नहीं जा रहे होंगे, उनका जो मॉलिक्यूलर है वही उनका एम्पेरिकल है। जैसे कि मैं वाटर की एग्जाम्पल लूँगा आपके सामने, तो स्टूडेंट वाटर H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हर एलिमेंट के, वो ये फार्मूला शो कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताएं मुझे, तो आप कहेंगे सर ये 2:1 ऑलरेडी लीस्ट है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी H2O ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हो और एम्पेरिकल फार्मूला अलग हो, ठीक है।
सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा है कि आप उसको लीस्ट रेशोज़ का निकाल कर आप उसे चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज होगा एम्पिरिकल फार्मूला। अदरवाइज़ अगर वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी लीस्ट रेशोज़ में है तो इसका मतलब उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। इसी तरह एक बेंजीन की और एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, यानी बेंजीन के मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6 हैं, हाइड्रोजन के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो 6 हैं। लेकिन अगर आप इसके एम्पेरिकल फार्मूले की बात करें तो इसमें 6 और 6 ये लीस्ट रेशो के अंदर नहीं है। आप चाहें तो इसका लीस्ट रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? 6 टाइम 1 एंड 6 टाइम 1। इट मीन्स जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होगा CH। ठीक है, CH इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, रादर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि अगर हम बेंजीन के हर एलिमेंट के तमाम एटम्स का लीस्ट रेशो निकालें तो 1:1 आएगा, यानी CH उसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। तो यहाँ स्टूडेंट आपने ये सीखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, और ये बात आपको पता चली कि हर मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल मॉलिक्यूल अलग नहीं होता। जिस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑलरेडी लीस्ट रेशो हो नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान ऑफ ईच एलिमेंट, उसका एम्पेरिकल सेम होता है एज सच एज वाटर। तो नाउ स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो चुका है कि एम्पेरिकल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। इसको स्टेप वाइज करेंगे। मैं यहाँ सबसे पहले बोर्ड पे आपके सामने स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर तमाम तर फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं, स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं कि हाउ टू डिटरमाइन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखें आप स्टेप वाइज मैंने यहाँ पर काम कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स के अंदर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, जबकि 6 स्टेप में आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें सवाल एग्जामिनर यूँ दे कि ओनली कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, तो हम सिर्फ 6 स्टेप्स करेंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें कहेगा कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है तो हमें 8 स्टेप करने पड़ेंगे और 8 स्टेप में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा विद एम्पेरिकल फार्मूला। अब स्टूडेंट देखिए, इन 8 स्टेप्स को देख के आप घबराइए नहीं, बहुत आसान स्टेप्स हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और इस क्वेश्चन को रीड करें आप। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा आपके सामने यूजिंग दीज स्टेप्स। ठीक है, पहले थोड़ा सा स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को, कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। आइदर इट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और इट इज़ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इट इज़ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। जो भी होगा, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से गैस करना है, क्योंकि फार्मूला आपको गिवन नहीं होगा, फार्मूला आपने बनाना होगा। हम यही करने जा रहे हैं, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने जा रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता कि फॉर्मूले के अंदर हम कौन से एलिमेंट के सिंबल रखेंगे, यानी जब तक हमें एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता कि इसमें कौन से एलिमेंट शामिल हैं, तब तक हम फॉर्मूले को तक नहीं पहुंच सकते और अपने स्टेप्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पहले स्टेप आपका ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। अब ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं, क्या हम उसको पढ़ के आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एसिटिक एसिड कंटेन्स, एक एसिटिक एसिड लिया उसने, एसिटिक एसिड लिया, उसका सैंपल है। एसिटिक एसिड कंटेन CHNO। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको सिंबल में लिखा है CHO, लेकिन आपके पास एग्जाम में ये प्रॉपर वर्डिंग में लिखा होगा कि एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब है मुझे पहला ही जुमला पढ़ के ये पता चला कि हमारे इस वक्त कंपाउंड के पास या मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 एलिमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट स्टेप को आपने लिख के नहीं करना होगा, आप चाहें तो ना लिखें इसको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आप डेटा बना सकते हैं अपने पास कि भाई डेटा में मैं ये शो करूँगा अपने पास कि कौन कौन से फर्स्ट स्टेप में एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। तो आपने ऐसे ही यहाँ पर शो कर दिया कि C होगा, H होगा और O होगा। ठीक है, ये एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए बाय रीडिंग द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को रीड किया हमने और हमने देखा कि हमारे पास C, H और O शामिल है, और उसी के हमने वही हमारे पास एलिमेंट मौजूद है। स्टेप नंबर 2, जो एलिमेंट अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है, अगर आपने 3 एलिमेंट आइडेंटिफाई किए हैं तो ये सारे के सारे स्टेप तीनों एलिमेंट के लिए होंगे। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेप है मास ऑफ एलिमेंट्स। तो मास ऑफ एलिमेंट, आप जितने एलिमेंट आपके पास हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब के आपने मास निकालने होंगे।
फिर है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब तीनों की परसेंटेज निकालनी होगी। मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट, तीनों का मोल रेशो निकालना होगा। देन सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ एन एलिमेंट, तीनों का सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालना होगा। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करना एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो बच्चे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो फर्दर मूव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ हमने अपना सवाल पढ़ के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। अब हमें ये पता है कि हमने मास ऑफ एलिमेंट इन तीनों का निकालना है, जबकि जब निकालूंगा मैं तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का निकालूंगा, ऑक्सीजन का मास नहीं निकालूंगा। उसकी भी मैं वजह आपको बताऊँगा कि आप ऑक्सीजन का मास ना निकालें, क्यों ना निकालें, आपको वजह बताएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन की डायरेक्ट हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। अब डेटा बनाते हुए आगे चलते हैं। वही कहता है कि एसिडिक एसिड कंटेन CHNO 2.4 ग्राम्स ऑफ सैंपल। यहाँ स्टूडेंट सुनिएगा, ये मेरे पास सैंपल का मास गिवन है, ठीक है। मास ऑफ सैंपल यानी जो एसिडिक एसिड की बात हो रही है, एसिडिक एसिड जिसका मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है और मुझे उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी निकालना है, उसका जो मास है वो 2.14 ग्राम्स है। तो मैं यहाँ डेटा में लिख सकता हूँ मास ऑफ सैंपल, ठीक है, मास ऑफ सैंपल। चाहे तो आप कंप्लीट लिख दें मास ऑफ सैंपल ऑफ एसिडिक एसिड। मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ सैंपल है 2.14 ग्राम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। 2.14 ग्राम्स ऑफ द सैंपल ऑफ एसिडिक एसिड गेव, उसने हमें क्या दिया, 3.105 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया, एंड 1.27 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मेरे पास दो मास आए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 3.105 ग्राम्स एंड वाटर का मास है 1.27 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन का मास हो गया, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये हमारे पास वाटर का मास हो गया। ऑन कंबशन, यानी ये कहना चाह रहा था कि एसिडिक एसिड के 2.14 ग्राम के सैंपल को लेके जब मैंने कंबस्ट किया, जब मैंने उसे जलाया, तो जलाने के नतीजे में, कंबशन के नतीजे में दो प्रोडक्ट निकलते हैं स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसने कहा इसका हमने 2.14 ग्राम बर्न किया या कंबस्ट किया, उसके नतीजे में इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और इतने ग्राम वाटर निकल गया, ठीक है। उसके मास हमें गिवन है। और क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड इज़ 60 AMU। तो मैं लिखूंगा, मुझे क्या दिया गया, मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको कितना, 60 AMU। और व्हाट इज़ टू फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये स्टूडेंट हमारे पास डेटा बना है। अब मैं एक एक स्टेप आपके सामने डिस्कस करूंगा और हम इस सवाल को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने थे एलिमेंट, मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने निकालना है मास ऑफ एलिमेंट। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें, आपको समझाने की चीज़ है यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीनों का मास निकालना है यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट मसला सारा इधर ये आ रहा है कि उसने बताया एसिडिक एसिड के अंदर C भी है, H भी है, O भी है। जब हम उसे कंबशन करेंगे उसकी, तो कंबशन में हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन होती है, लिहाजा इसके अंदर CHO है, हमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे के उसे कंबस्ट किया। कंबशन के नतीजे में सिर्फ हम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाहर से, ना हम कार्बन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ना हम हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जब हमने इसको कंबस्ट किया एसिडिक एसिड को, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो उसने कहा कंबशन के नतीजे में दो चीज़ें निकली हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एसिडिक एसिड में जितने का जितना कार्बन होगा वो सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होगा, जितना इसमें हाइड्रोजन होगा सब का सब वाटर में मौजूद होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं जितना ऑक्सीजन है वो कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन तो इसमें भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर भी है, और ऑक्सीजन वो भी था जो हम कंबशन के लिए लाए थे उसको कंबस्ट करने के लिए, बिकॉज कंबशन अगर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होती है हमेशा, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है। लिहाजा आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड में जो O है और वाटर में जो O है वो यकीनन इस एसिडिक एसिड का भी हो सकता है, और जिस एयर में, जिस ऑक्सीजन में मैं कंबशन कर रहा हूँ उसका भी ऑक्सीजन हो सकता है। इसका मतलब ये है जब मैं इनके मासेस
यूज़ करते हुए कार्बन का मास निकालूंगा, मास ऑफ एलिमेंट निकालना है तो मास ऑफ कार्बन निकालूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा, लेकिन मैं इससे मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस 3.105 ग्राम्स और 1.27 ग्राम्स में जो ऑक्सीजन का हिस्सा शामिल है वो इस एसिडिक एसिड की भी ऑक्सीजन हो सकती है और एयर की भी ऑक्सीजन हो सकती है, लिहाजा मैं ऑक्सीजन का मास इससे नहीं निकालूंगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज डिवाइडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, रादर कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑफ एसिडिक एसिड आर ओनली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप देखिए पहला स्टेप में, दूसरे स्टेप में करने जा रहा हूँ मास ऑफ एलिमेंट। आपने आइडेंटिफाई किए थे 3 एलिमेंट, मैं यहाँ पे मास निकालूंगा। देखिए स्टूडेंट स्टेप 2 कर रहा हूँ, आप चाहें तो जब सॉल्विंग करें अपने एग्जाम में तो जो स्टेप आप कर रहे हो स्टेप की हेडिंग डालें, बाकायदा लिखें मास ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने जा रहे हैं और फिर उसमें आप मास ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें। तो मैं भी आपके लिए यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ अपने सॉल्व करने में। स्टेप नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मास ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें मैंने क्या निकालने हैं, मास ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। आइए स्टूडेंट निकालते हैं। सबसे पहले मास निकालूंगा मैं कार्बन का, चूँकि पहले मैंने कार्बन को डिटेक्ट किया है। तो मास ऑफ, अब जहाँ जहाँ एलिमेंट है वहाँ कार्बन आ जाएगा। मास ऑफ कार्बन C इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, क्या लिखा है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड कौन सा, कंपाउंड वो जिसमें कार्बन मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट में हमने कार्बन रखा क्योंकि हम कार्बन का मास निकालने जा रहे हैं। मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन किस में मौजूद है, अभी मैंने आपसे कहा कि कार्बन जितना भी है इसमें वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन का जो कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाय, और कंपाउंड कौन सा है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि मैंने क्या किया, उस फॉर्मूले को, ये जनरल फॉर्मूला था, हम इसे हाइड्रोजन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, हम इसे कार्बन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों में आपने एलिमेंट की जगह कार्बन पुट करना है और जहाँ जहाँ कंपाउंड है वहाँ आपने कार्बन का कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कन्वर्ट हुआ है, कार्बन जिसमें कन्वर्ट हुआ है वो आपने उसका मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अब आप देखें मोलर मास ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन C का कार्बन डाइऑक्साइड में, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में बताएं कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना है। मोलर मास हम उसके क्या कहते हैं, एटॉमिक मास को भी कह सकते हैं, जो इसमें यूज़ किया गया है। तो आप कहेंगे सर इसका मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का 12 है, जबकि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो होता है 44। ठीक है स्टूडेंट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 + 16 + 16 इट विल गिव यू 44, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोलर मास नहीं है, ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डेटा देखें स्टूडेंट, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 3.105, ये हमेशा आपको गिवन होगा सवाल में, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने लिखा 3.105। अब स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वो मास ऑफ कार्बन होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आप इसको सॉल्व करें 12 डिवाइडेड बाय 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 3.105, it will give you 0.8468. It will give you 0.8468 grams। किसका मास आया स्टूडेंट, ये आया है हमारे पास कार्बन का मास। अब इसी तरीके से हम मास निकालेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, अब आपके लिए अंडरस्टूड है। पहली दफ़ा मैं काम कर रहा था तो आपके लिए फॉर्मूला बनाया, अब आपके लिए अंडरस्टूड है कि जब मैं मास ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का कंपाउंड और मॉलिक्यूल। देखें हाइड्रोजन जो कन्वर्ट हुआ है वो तमाम का तमाम वाटर बन गया है, लिहाजा मैं मोलर मास ऑफ वाटर लिखूंगा इधर। ठीक है, एंड देन मास ऑफ
वाटर यानी H2O। मास ऑफ वाटर आपको दिया गया है, मास ऑफ H2O आपको दिया गया है विच इज़ 1.27। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताएं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आप कहेंगे सर वाटर के अंदर, वाटर ये रहा, वाटर के अंदर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, लिहाजा 2 हो गया मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओनली यानी एलिमेंट ओनली, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी वाटर का पूरा मोलर मास क्या है हमारे पास 2 + 16 इट इज़ 18, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ कंपाउंड यानी वाटर का अपना मास कितना गिवन है सवाल में, और ये हमेशा सवाल में गिवन होगा, इट इज़ 1.27। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट आंसर जो आएगा वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1.27, इट विल गिव यू 0.1411 0.1411 ग्राम्स, और ये आपके पास हाइड्रोजन का मास आ चुका है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने मास निकाल लिया है दोनों का। अगर आप पूछेंगे सर हम ऑक्सीजन का मास भी निकालेंगे क्या, नहीं, हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, तो फिर से बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन का मास निकालना है तो आप लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन मोलर मास ऑफ एलिमेंट यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड, किस कंपाउंड में ऑक्सीजन गया है, आप कहेंगे इसमें भी गया और इसमें भी गया है, और इसमें एक्स्ट्रा कंबशन में जो हमने ऑक्सीजन ऐड की थी वो भी इसमें ऐड है, लिहाजा इस फॉर्मूले से आप कभी भी ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे ओवर कंबशन। कंबशन जब भी होगी तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से हमेशा आप कार्बन का मास निकालेंगे इस तरीके से, और वाटर से आप हमेशा हाइड्रोजन का मास निकालेंगे इस तरीके से। मास ऑफ ऑक्सीजन आपने नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब जब हम परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट निकालेंगे यानी हम कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, जब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे तो उसके बाद हम ऑक्सीजन की परसेंटेज खुद ब खुद 100 में से सब्ट्रैक्ट करवा के निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन की डायरेक्ट थर्ड स्टेप वाली परसेंटेज निकालेंगे, हम उसका मास नहीं निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, उसका आंसर है 0.8468 ग्राम्स, और मास ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास 0.1411 ग्राम्स। ये मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि वो मैं जो एरिया है वो रब कर दूँगा, वहाँ पर जगह कम है। अब मैं वहीं पर थर्ड स्टेप आपके साथ सॉल्व करूँगा जिसमें हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के लिए आप देख सकते हैं हमें मास ऑफ एलिमेंट चाहिए होगा, यानी हमें कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास चाहिए होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। लिहाजा इसलिए मैंने उसे साइड पर रख दिया है, साइड पे डेटा बॉक्स में रख दिया है ताकि मैं उसे थर्ड स्टेप में यूज़ कर सकूँ। और अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की जानिब, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट। आइए स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं जिनमें से 2 का मास मुझे पता है, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको मास ऑफ एलिमेंट चाहिए होगा जो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, इसमें हर स्टेप पीछे वाले स्टेप से जो है वो मिला हुआ है। अगर आपने पीछे वाला स्टेप सही नहीं किया तो आपका नेक्स्ट स्टेप का आंसर भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने मास ऑफ एलिमेंट निकाला, देखिए मास ऑफ एलिमेंट यहाँ यूज़ होगा। इस स्टेप में मैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यहाँ यूज़ हो रहा है। इस स्टेप में मैं मोल रेशो एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो मोल रेशो ऑफ एलिमेंट यहाँ यूज़ होगा, और जब लीस्ट मोल रेशो आ जाएगा तो उससे हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा। जो स्टूडेंट हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपने हर स्टेप को बहुत गौर से समझना है और करना है। आइए चलते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की तरफ। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में कार्बन की। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में कार्बन पुट कर दिया, मास ऑफ एलिमेंट में भी यहाँ कार्बन आएगा, तो मास ऑफ कार्बन कितना है स्टूडेंट 0.8468। ये है मेरे पास मास ऑफ एलिमेंट। देखते जाएं स्टूडेंट, मैं फॉर्मूला इसलिए मैंने यहाँ रब नहीं किया ताकि आप फॉर्मूले को देखते जाएं कि जब जब मैं जो स्टेप कर रहा हूँ सब में फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ एलिमेंट यानी मास ऑफ कार्बन जो कि है मेरे पास 0.8468 डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल। सैंपल का मतलब अब हम आ रहे हैं, अब हम कंपाउंड के मास को नहीं देख रहे, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मास को नहीं देखेंगे, अब हम सैंपल के मास को देखेंगे। और सैंपल का मास था जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, जिसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, वो है सैंपल ऑफ एसिडिक एसिड। और सैंपल का मास क्या गिवन है हमें 2.14। लिहाजा मैंने डेटा में भी मेंशन किया है कि मास ऑफ सैंपल हमारे पास है 2.14। इसको मैं डिवाइड करूँगा 2.14 से और मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से। इस तरह हमारे पास यहाँ
परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की परसेंटेज भी आप निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास ऑफ एलिमेंट होगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय सैंपल का मास, सैंपल का मास फिर सेम होगा, जबकि मास ऑफ हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं 0.1411 डिवाइडेड बाय 2.14 बिकॉज 2.14 इज द मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। आइए स्टूडेंट दोनों की परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कार्बन की परसेंटेज को 0.8468 डिवाइडेड बाय 2.14 and multiply by 100. It will give you 39.57 percentage of carbon, and now we are calculating percentage of hydrogen. It will be 0.1411 divided by 2.14 and multiply by 100. It will give you 6.593%. यहाँ पे स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल ली, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल ली, क्यों? क्योंकि हमें मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पता थे। अब हमें क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? विदाउट कैलकुलेटिंग द मास ऑफ ऑक्सीजन। चूँकि हमने ऊपर मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाला था स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 में हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? देखें, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सैंपल के अंदर उसने बताया है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड के अंदर 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब है अगर इन तीनों की परसेंटेजेस को मिला देंगे तो टोटल 100% कंपाउंड है मेरे पास या मॉलिक्यूल है मेरे पास। उस 100% में 39.57% कार्बन का है, 6.59% हाइड्रोजन का है। जो बचेगा 100 में से इनको माइनस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि यही 3 एलिमेंट शामिल हैं इस कंपाउंड में। लिहाजा इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि हम मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालते, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट थर्ड स्टेप में मिल जाती है। तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, परसेंटेज ओवरऑल क्या होती है? 100%। तो 100% इज इक्वल टू परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, तीनों की परसेंटेजेस को ऐड करेंगे तो 100% बनना चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाए तो इन दोनों की परसेंटेज को वहाँ 100 से जाके मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। लिहाजा आपके पास फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज विच इज़ 39.57 माइनस हाइड्रोजन की परसेंटेज विच इज़ 6.593%। ठीक है, इन दोनों को 100 में से माइनस करें स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। 39.57 को भी सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो स्टूडेंट हमारे पास जो बचा है वो बचा है 53.83। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का डेटा हमारे पास आया 53.836%। तो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और इसी तरह ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन है। लिहाजा अब इन परसेंटेज के डेटा को भी मैंने अपने पास सेव करना है एंड देन वी विल प्रोसीड टू स्टेप नंबर 4, जिसमें हम देखें मोल रेशियो जब हम निकालने लगेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज पता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में मोल रेशियो निकालेंगे कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हमें तीनों की परसेंटेज पता है, हमने सिर्फ उसको क्या करना है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है और इसी डिवाइड करने में हमें मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। आइए हम चलते हैं स्टेप 4 की जानिब स्टूडेंट, जिसमें हमें मोल रेशियो कैलकुलेट करना है। मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट आपके सामने मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और 4 स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। 4 स्टेप के लिए मुझे जो नीड है वो परसेंटेजेस की नीड है। मैंने उसको कॉपी कर लिया है अपने डेटा के अंदर, जो मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की थी स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 4 में हम इन्हीं परसेंटेज को यूज़ करते हुए मोल रेशियो निकालेंगे। और सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ मोल रेशियो को, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ m.r से, ताकि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाए।
मोल रेशो ऑफ कार्बन, ठीक है, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट यानी कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट कार्बन की क्या परसेंटेज हमने यूज़ की है, देख सकते हैं आप लोग, कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 39.57% डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में फिर कार्बन आएगा, चूंकि मैं कार्बन का मोल रेशो निकाल रहा हूँ और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है स्टूडेंट, 12 इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसी तरीके से मैं मोल रेशो निकालने जा रहा हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। अगर मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि है 6.593 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ ऑलवेज 1। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 1 आएगा। और इसी तरीके से हम निकालेंगे मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज लिखी जाएगी, क्योंकि मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 53.836 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यानी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 16। जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल रेशो आ जाएंगे कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जो कि होगा हमारे पास 39.57 डिवाइडेड बाय 12, इट विल बी स्टूडेंट 3.2975, ठीक है। देन मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन में आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आएगा 6.593। और जब आप 53.836 को डिवाइड करेंगे 16 से स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आएगा 3.364 और 5 राउंड ऑफ कर दें तो 5 कर दें इसको, ठीक है। ये स्टूडेंट 3 आपके पास आंसर आ चुके हैं और ये तीनों आंसर कहलाते हैं मोल रेशो के आंसर्स, ठीक है। मोल रेशो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ स्टेप नंबर 4। और क्लियरली मैंने आपके सामने यह फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए ताकि आप देख सकेंगे तीनों एलिमेंट्स के मोलर मास निकालने के लिए मैंने इसी फॉर्मूले को फोकस किया है, जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड किया है उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। और तीनों मोल रेशो मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 5 है स्टूडेंट्स, आप उसमें देखें हमने क्या निकालना है, तो आपको पता ही चलेगा कि स्टेप नंबर 5 में वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोल रेशो, ठीक है। तो आइए अब सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालते हैं तीनों एलिमेंट का। सिंपलेस्ट मोल रेशो, और सिंपलेस्ट मोल रेशो के लिए देखते हैं फॉर्मूले में किस चीज़ की नीड है। सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ एलिमेंट, यानी मैं सिंपलेस्ट मोल रेशो भी पहले किसका निकालूंगा, कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। जब सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट जो कि तीनों पता है मुझे, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे लीस्ट मोल रेशो। ये बात आपको समझानी है स्टूडेंट कि जब आप मोल रेशो निकाल लें, जब भी आप मोल रेशो का स्टेप परफॉर्म कर दें, तो मोल रेशो में से देखना है सबसे लीस्ट मोल रेशो किसका आया है, सबसे कम से कम मोल रेशो किसका आया है। तो आप फोकस करें तो लीस्ट आपको मिलेगा कार्बन का 3.29 है और ऑक्सीजन का 3.3 है। इसका मतलब कार्बन का लीस्ट रेशो है। आप यहाँ पे लिख भी दें कॉर्नर में कि ये आपके पास लीस्ट आया है, ठीक है। लीस्ट का मतलब है सबसे कम से कम जो आएगा आप उसको अपने पास मार्क कर लेंगे, ये मेरे पास लीस्ट आया है। जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालेंगे तो उस एलिमेंट के मोल रेशो को डिवाइड करना है आपने लीस्ट मोल रेशो से। आइए ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का तीनों का सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालें। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SMR, इट मीन्स सिंपलेस्ट मोल रेशो, ठीक है। सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ कार्बन, सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ एलिमेंट यानी कार्बन बराबर है मोल रेशो ऑफ कार्बन। क्या कार्बन का मोल रेशो है स्टूडेंट, कार्बन का मोल रेशो है 3.2975, ठीक है। डिवाइड करें इसको, किससे डिवाइड करना है, लीस्ट मोल रेशो से कम जो मोल रेशो आया उससे डिवाइड करें। तो तीनों में कार्बन का अपना ही सबसे कम आया तो आप उसको उसी से डिवाइड कर दें, यानी 3.2975। और जैसे ही डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन, और सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आप न्यूमरेटर में रखेंगे मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन है स्टूडेंट
593 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, लीस्ट मोल रेशो। लीस्ट मोल रेशो हमेशा कार्बन का ही है तो वही यूज़ करेंगे हमेशा आप, 3.2975। और जब इसको मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो मेरे पास आया 6.593 डिवाइडेड बाय 3.2975 और आंसर आ रहा है 1.999। इट मीन्स 1.999 को आप राउंड ऑफ कर देंगे और इसे कर देंगे 2। राउंड ऑफ का स्टेप स्टूडेंट्स हमेशा सिंपलेस्ट मोल रेशो में होगा। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं और मोल रेशो में जो आंसर आते हैं उसे राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। मैंने यहाँ पे इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद कभी 3 और कभी 4 डिजिट भी लिए हैं ताकि बच्चे को समझ में आए कि मोल रेशो में हम राउंड ऑफ नहीं करते। मोल रेशो का जो भी आंसर है आप उसको ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। जब मोल रेशो उसको आप सिंपलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड करेंगे तब जो आपके आंसर्स आएंगे सिर्फ आप उन्हें राउंड ऑफ करते हैं। और राउंड ऑफ का भी तरीका बताऊंगा, आप कब राउंड ऑफ करेंगे और कब नहीं करेंगे इनको ये भी बताते हैं आपको। सबसे पहले हम ये निकाल लें सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑक्सीजन के लिए सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल रेशो ऑफ एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीजन। तो मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट, 3.365 डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशो। लीस्ट मोल रेशो एक ही होता है तीनों में से हमेशा, जो कि है हमारे पास कार्बन का। तो आप डिवाइड करेंगे इसको 3.2975 से। ठीक है, आइए स्टूडेंट डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आया है सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। 3.365 डिवाइडेड बाय 3.2975 जो आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 1.02। 1.02 का मतलब है ये राउंड ऑफ करके आप इसको कर देंगे 1। ठीक है, क्योंकि 1.02 है, 2 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो आप पास सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। अब आपको बताते हैं स्टूडेंट कि सिंपलेस्ट मोल रेशो में आप हमेशा राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, यहाँ 1.99 है इसलिए आपने राउंड ऑफ करके 2 कर दिया। अगर यहाँ 1.2 होता तो आप इसे राउंड ऑफ करके सिर्फ 1 लिखते, इसे इंक्रीमेंट में नहीं डालते, इसे इंक्रीज नहीं करते, आप यही लिखते। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको समझानी बड़ी ज़रूरी है। इस सवाल में हमने नहीं देखा ऐसा, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में जिसे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इत्तफाक से आप कभी सिंपलेस्ट मोल रेशो कैलकुलेट कर रहे हो, और इस सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी सवाल में ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो उसमें आ सकता है आपको मसला दरपेश। आपने सिंपलेस्ट मोल रेशोज निकाले हैं, किसी एक का सिंपलेस्ट मोल रेशो आ गया 1.5 या 2.5, 3.5, यानी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 0.5 आ गया। अगर 0.6 आ जाएगा तो आप इसको 2 कर देंगे, 0.7 आ जाएगा आप 2 कर देंगे, 8 आ जाएगा आप 2 कर देंगे, 0.9 आया आपने 2 कर दिया। ठीक है, 0.4 आएगा आप इसे 1 रहने देंगे, 3 आएगा आप इसे 1 रहने देंगे, 2 आएगा आप इसे 1 रहने देंगे। लेकिन अगर 1.5 आया है, सिंपलेस्ट मोल रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, मोल रेशो की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट। अगर आपके पास सिंपलेस्ट मोल रेशो 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए तो आपने वहाँ ठहरना है और तीनों मोल रेशो को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप पास 1.5 आएगा, अगर कभी किसी सवाल में किसी भी एलिमेंट का मोल रेशो 0.5 में आता है तो आपने तीनों के, एक को नहीं तीनों को, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सपोज करें इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 1.5 है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके 3 कर देंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3। 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको 4 कर देंगे और 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको 2 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आपका इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि 1.5 या 2.5 आएगा तो आप उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसके साथ जितने भी एलिमेंट हैं सबके सिंपलेस्ट मोल रेशो को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है ऐसी सिचुएशन, अभी हमारे पास बहुत ही सिंपल आ गया है। यहाँ पे 1 आया है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का सॉरी, हमारे पास 1, 2 और 1 मोल रेशो सिंपलेस्ट मोल रेशो आ चुका है। जब आप सिंपलेस्ट मोल रेशो निकाल चुके हैं उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का कोई फार्मूला मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसका फार्मूला निकालने के लिए कोई आपने फार्मूला नहीं लगाना, जबकि डायरेक्ट आप 1, 2 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कार्बन आपके पास 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। यही आपने एम्पेरिकल फार्मूला में शो करना है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट आप, सिंपलेस्ट मोल रेशो में कार्बन 1 है तो एम्पेरिकल फार्मूला डायरेक्ट आएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन आपके पास 2 है तो H2 और ऑक्सीजन 1 है तो O।
इसका मतलब है ये आपने कैलकुलेट कर लिया है एम्पेरिकल फार्मूला। डेटा में मौजूद अगर आप देखें तो आपने मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला निकालना था और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने जाना है 6 स्टेप के बाद 7 स्टेप में, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है स्मॉल n। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 7 और उसमें हमने फाइंड करना है n। अब स्टूडेंट ये n क्या होता है हमने ये देखना है। n इज़ द रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। इसका मतलब है n एक जस्ट एक रेशो होता है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कह लें या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कह लें, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या गिवन है या नहीं, तो आपको नज़र आएगा डेटा में हमने हर चीज़ यूज़ कर ली। हमने CHO यूज़ किया, हमने मास ऑफ सैंपल यूज़ किया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया, मास ऑफ वाटर यूज़ कर लिया, लेकिन एक चीज़ अभी तक रिमेनिंग थी विच इज़ मॉलिक्यूलर मास, और वो 60 है। अब मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ। इस तरह हमने तमाम डेटा को यूज़ किया है अपने सवाल में। मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट हमेशा आपको गिवन होगा। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर मास आपको लाजमी एग्जामिनर देगा, अदरवाइज सवाल हल नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की रिक्वायरमेंट में मॉलिक्यूलर मास आपको लाजमी गिवन होगा विच इज़ 60 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास आ गया, आप इसका मास खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 प्लस 12 आपके पास 30 आएगा। और यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला मास फार्मूले को देख के आप निकालेंगे विच इज़ 30। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो n का आंसर आपका 2 आया। यहाँ पे एक पते की बात बताते चलें स्टूडेंट्स आपको कि जो स्टेप नंबर 7 में हम n निकालते हैं, इसका आंसर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। अगर इत्तेफाक से आपका इसका आंसर पॉइंट में आ गया, 2.1 भी आ गया, 2.01 भी आ गया, इसका मतलब है कि आपने पिछले दीगर स्टेप में कहीं ना कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका ये आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा। n मस्ट बी इन होल नंबर। ठीक है, जब आप n को कैलकुलेट करें, इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसका आंसर हमेशा आपका एक होल नंबर ही आएगा। और अब चलते हैं हम n निकालने के बाद स्टूडेंट लास्ट स्टेप पर, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए देखें आपको क्या पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n जो हमने ऊपर निकाला है स्टेप 7 में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फार्मूला मुझे यकीनन पता है, जो कि मैं स्टेप नंबर 6 में मालूम कर चुका हूँ, विच इज़ CH2O। इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट n से, और n है मेरे पास 2। तो आप देखें जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास C2H4O2। आपने 2 को C से भी मल्टीप्लाई करवाना है, C2, H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H4, और O को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो O2। तो स्टूडेंट दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड द रिक्वायर्ड आंसर। एम्पेरिकल फार्मूला भी आप निकाल चुके हैं, ये रहा, और अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल चुके हैं जो कि C2H4NO। तो स्टूडेंट्स, क्लास से पहले मैंने आपको समझाया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो एसिडिक एसिड है जिसके बारे में हम बात करते सवाल में, एसिडिक एसिड का सैंपल जो हमने लिया था उसमें CH और O थे, उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये हैं, C2 हैं, H4 हैं और O2 हैं। लेकिन जब इसका हम सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं, लीस्ट रेशो निकालते हैं, तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई कि मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यूज़ किए जाते हैं, और एम्पेरिकल फार्मूले में हम लीस्ट रेशो के नंबर ऑफ एटम्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है, जिसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ 8 स्टेप्स हमने इसको कंप्लीट किया है। ये एग्जाम का वो सवाल है स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि लॉन्ग में भी आ सकता है, और अगर सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूले तक आया तो शॉर्ट में भी आ सकता है। आप इसकी अच्छी तैयारी करें और इस लेक्चर को आप बहुत कंसंट्रेशन से सुनें। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।